Study IQ IAS. Smart aspirants #1 choice. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी IQ IAS पर और आप देख रहे हैं एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण विश्लेषण। आज की कहानी कोई कल्पना नहीं है, यह भारतीय नौकरशाही और बैंकिंग सिस्टम के उस कोल्यूजन की कहानी है जिसे देखकर आप हैरान भी होंगे और परेशान भी। एक सुबह कुछ बेहद सीनियर अधिकारी अपने दफ्तर पहुंचते हैं, फाइलों को खोला जाता है, कागजों पर लिखा था सरकारी खजाने का पैसा पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन जब बैंक अकाउंट चेक किया जाता है तो वहां सन्नाटा था। यह कोई कुछ लाख या कुछ करोड़ की बात नहीं हो रही, पूरे 661 करोड़ रुपए गायब थे। अब जरा सोचिए, अगर एक आम आदमी भारत में अपने अकाउंट से 10,000 रुपए भी निकालता है तो तुरंत उसके फोन पर SMS की घंटी बजती है। 50,000 निकालता है तो पूरा बैंकिंग सिस्टम अलर्ट मोड पर आ जाता है। लेकिन यहां 661 करोड़ रुपए सरकारी विभाग के नीचे से निकाल कर ले लिए गए और पूरा सिस्टम गहरी नींद में सोता रहा। यह कोई साधारण चूक थी या फिर क्या यह कोई टेक्निकल ग्लिच था? बिल्कुल भी नहीं। यह सिस्टम का फेल्योर भी नहीं था, बल्कि यह एक सिस्टमेटिक सिंडिकेट है, एक ऐसा नेटवर्क जो सब कुछ देख रहा था लेकिन अपनी आंखें बंद करके बैठा था। और अब जब देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी CBI के रडार पर कोई क्लर्क या छोटे बाबू नहीं है, बल्कि इस पूरे खेल में 3 वरिष्ठ IAS और एक IFS अधिकारी सीधे जांच के घेरे में आ चुके हैं। लेकिन CBI सिर्फ इस 661 करोड़ के कागजी नोटों को नहीं ढूंढ रही है, बल्कि वह तलाश कर रही है उस अदृश्य पुल की जिसने भारत की शक्तिशाली ब्यूरोक्रेसी और बैंकिंग सिस्टम को भी एक साथ जोड़ दिया है। तो दोस्तों, शक कैसे हुआ, सबसे पहले समझिएगा इस स्कैम की एनाटॉमी क्या है। आमतौर पर जब इतने बड़े घोटाले होते हैं तो कोई फिल्मी रेड होती है या फिर कोई विसिल ब्लोअर आधी रात को फाइलें लीक करता है, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहानी शुरू होती है एक बेहद रूटीन बोरिंग प्रशासनिक प्रक्रिया से। चंडीगढ़ और हरियाणा सरकार के कुछ विभागों का ऑडिट चल रहा था और यहीं पर अधिकारियों को पहला सिस्टम शॉक लगा। सरकारी लेजर बुक कुछ और गवाही दे रही थी और बैंक का एक्चुअल बैलेंस कुछ और दिखा रहा था। पैसा सिर्फ गायब नहीं था, बल्कि बहुत ही शातिर तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया था। हरियाणा सरकार के 8 विभाग और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के 2 विभाग, जिसमें क्रेस्ट जैसी रिन्यूएबल एनर्जी संस्थाएं भी शामिल थीं, उनका पैसा सरकारी आदेश के मुताबिक FDR यानी कि फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट्स में होना चाहिए था। लेकिन हकीकत क्या निकली? बैंक अधिकारियों ने मिलकर नकली यानी कि फॉर्ज्ड FDR सरकारी विभागों को सौंप दिए। कागजों पर लग रहा था कि पैसा सुरक्षित है, उन पर ब्याज मिल रहा है, लेकिन असलियत में वह पैसा प्राइवेट एंटिटीज और शेल कंपनीज के खातों में रूट किया जा चुका था। इसे कहते हैं द इल्यूजन ऑफ सेफ्टी, जो यहां पर दिखाई देती है। अगर कोई एक व्यक्ति बैंक से पैसा चुरा ले तो आप उसको चोर कहेंगे और इस प्रक्रिया को चोरी कहेंगे। लेकिन जब पूरे घटनाक्रम पर देश के प्रतिष्ठित निजी बैंक जैसे IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारी, नोएडा की विपम कंसल्टेंसी जैसी प्राइवेट कंपनियां और सरकार के टॉप टियर प्रशासनिक अधिकारी एक ही फ्रेम में खड़े दिखाई दे तो इसे चोरी नहीं कह सकते, इसे इंस्टीट्यूशनल कोल्यूजन कहा जा सकता है। CBI ने प्राथमिक जांच की और प्राथमिक जांच से यह साफ हो चुका है कि यह कोई असावधानी का मामला नहीं है। इन सरकारी अधिकारियों ने कथित तौर पर बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर अकाउंट्स खुलवाए, फंड ट्रांसफर को सुगम बनाया और बदले में उन्हें अनड्यू एडवांटेज यानी कि सीधे तौर पर वित्तीय फायदे या रिश्वत मिली। नोएडा की विपम कंसल्टेंसी की बात करते हैं। उसके अकाउंट में जो प्रेसिडेंस ऑफ क्राइम होता है, यानी कि अपराध की कमाई सीधे ट्रांसफर की गई, जो बाद में उसके डायरेक्टर के पर्सनल अकाउंट में चली गई। यह कोई साधारण वित्तीय हेराफेरी नहीं है, यह भारत के बैंकिंग इकोसिस्टम की विश्वसनीयता पर एक बहुत गहरा सवाल है। लेकिन दोस्तों, यहां आकर एक चुभता हुआ सा सवाल और खड़ा होता है कि जिसका जवाब देने से हर रेगुलेटर बच रहा है।
सवाल यह है कि अगर यह सब महीनों से चल रहा था तो बैंकों का इंटरनल ऑडिट सिस्टम कर क्या रहा था, और सबसे बड़ा सवाल उनका रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या कर रहा था। और जिस आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कड़े नियमों की दुहाई देकर आम जनता के केवाईसी के नाम पर उनका पसीना छुड़ा दिया जाता है, उस रेगुलेटर ओवरसाइट की आंखें 661 करोड़ रुपए के इस ट्रांजैक्शन पर क्यों नहीं खुली। वीडियो के आखिरी हिस्से में हम समझेंगे कि यह पूरा लूपहोल आखिर काम किस तरह से करता है। अब यह मामला अगर किसी एक क्लर्क या अकाउंटेंट तक सीमित होता तो शायद यह रीजनल अखबार के रीजनल पेजों की सुर्खियां बनकर कर रह जाता, लेकिन इसमें हरियाणा काडर के 3 वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और साथ ही साथ एक आईएफएस अधिकारी के जो घरों पर सीबीआई की रेड की जाती है, तो बात सिर्फ एक क्राइम तक नहीं रह जाती दोस्तों, यह पहुंच जाती है क्राइसिस ऑफ गवर्नेंस तक। ये वो अधिकारी हैं जो नीति निर्माण में यानी कि पॉलिसी मेकिंग में टॉप पर बैठते हैं। एक आईएएस अधिकारी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह राज्य की शक्ति और जनता के भरोसे का प्रतीक होता है। और जब इन पदों पर बैठे लोग फैसिलिटेटर्स बन जाते हैं तो पूरा प्रशासनिक ढांचा ही खोखला नजर आने लगता है। सीबीआई का असली इम्तिहान यह साबित करना है कि क्या यह सिर्फ कुछ काली भेड़ों यानी कि करप्ट इंडिविजुअल का काम था, या फिर यह हमारा पूरा स्टेट सुपरविजन ही इतना ज्यादा कमजोर हो चुका है कि कोई भी कॉरपोरेट प्लेयर बड़ी ही आसानी से इसको बाईपास कर सकता है। एक और कड़वा और बौद्धिक विश्लेषण ध्यान दीजिएगा कि भारत में हर साल नए एंटी भ्रष्टाचार के लिए कानून बनाए जाते हैं। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, ब्लॉकचेन ट्रैकिंग की बात करते हैं, रियल टाइम मॉनिटरिंग जैसे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। फिर भी 2026 में भी 661 करोड़ रुपए का घोटाला इतने आराम से कैसे हो जाता है। और इसकी असली वजह भ्रष्टाचार नहीं है दोस्तों, इसकी असली बीमारी जो है वह है डिटेक्शन डिले की, यानी कि अपराध होने और अपराध पकड़े जाने के बीच में जो समय लगता है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब इस केस में ही आप ध्यान दीजिए, पहले हरियाणा स्टेट विजिलेंस ने जांच की, फिर मामला ईडी के पास गया, फिर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, लेकिन जब तक यह घोटाला पकड़ा गया तब तक 661 करोड़ रुपए का एक बड़ा हिस्सा सिस्टम से बाहर जा चुका था, शेल कंपनियों के जरिए ठिकाने लगाया जा चुका है। और इतना बड़ा टाइम गैप आप करते हैं तो कैसे घोटाले को पकड़ पाएंगे। जितना बड़ा टाइम गैप होगा रिकवरी की उम्मीद उतनी ही कम होती चली जाएगी। कानून की किताब में सख्त सजा लिखना एक बात है, लेकिन अपराध को होते समय पकड़ लेना दूसरी बड़ी बात है। निष्कर्ष यहां पर अगर हम कहें बेटा दोस्तों, तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। 661 करोड़ का यह मामला केवल एक बैंक फ्रॉड नहीं है, यह भारत के गवर्नेंस मॉडल का स्ट्रेस टेस्ट रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट हमें चेतावनी दे रही है कि अगर सरकारी खजाने को सुरक्षित रखना है तो हमें सिर्फ ईमानदार चेहरों के भरोसे नहीं बैठना होगा, हमें फुल प्रूफ इंस्टीट्यूशनल सिस्टम्स बनाने होंगे। क्योंकि जब तक सिस्टम में लूप होल्स रहेंगे चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन घोटालों का कैरेक्टर कभी नहीं बदलेगा। आज कोई और अधिकारी है, कल कोई और अधिकारी होगा और यह प्रक्रिया सतत चलती रहेगी। इसीलिए जाते जाते असली सवाल यह नहीं है कि 661 करोड़ रुपए किसने लिए, इसका जवाब तो कोर्ट और सीबीआई की चार्जशीट दे ही देगी। असली सवाल यह है कि जब जनता का 661 करोड़ टैक्स का पैसा सिस्टम के बाहर जा रहा था, तब हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी और बैंकिंग गवर्नेंस सो क्यों रही थी। और अगर आज 661 करोड़ इतनी आसानी से गायब हो सकते हैं, तो कल देश का कितना पैसा दांव पर लगा हुआ है। आप भी अपने विचार जरूर शेयर कीजिएगा, इस मुद्दे पर सोचिएगा जरूर, अपने तर्कों को जरूर रखिएगा। स्टडी IQ IAS को देखते रहिए, हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। साथ ही साथ आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स
यूपीएससी मेंटोर पंकज सर के नाम से आप मुझे इंस्टा और टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे और इसके साथ जो बच्चे 2027 के लिए, 2028 के लिए, 2029 के लिए यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वे हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। हमारे बैचेस में आप 10 जून तक एडमिशन ले सकते हैं और ये नए बैचेस हमारे स्मार्ट मॉडल पर आधारित होंगे, जहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी, मेंटोरशिप मिलेगी, असेसमेंट, रिवीजन और टेस्ट की भी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो देर मत कीजिए दोस्तों, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए और कोर्स को खरीदने से पहले आप पीके लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिएगा। यह कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिलाएगा। हमारे कोर्सेज की डिटेल्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वहां पर डेमो क्लासेस भी होंगी, उन्हें भी देखिएगा और उसके बाद पीके लाइव कोड लगाकर कोर्स को खरीद सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Study IQ IAS, making India smarter and better.